नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंसान रिजवी। आज लखनऊ में हमारी मौजूदगी थी और बहराइच की रहने वाली 27 वर्षीय अंकुरिता शर्मा आज हमारे पास आई। बहराइच से बहरेन तक का सफर वो करती हैं। स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पे वो जॉब करती हैं, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनकी पूरी जिंदगी पे, उनकी पूरी लाइफ पर एक कलंक भी लग जाता है। तो बहुत बड़ी एक मुसीबत यहाँ होती है। हमारे साथ अंकुरिता शर्मा जी हैं। अंकुरिता जी, जैसा कि आपने बताया कि जो इंसिडेंट आपके साथ बहरेन में घटना जो घटी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप भी थे, अपनी जुबान में बताएं क्या हुआ आपके साथ बहरेन में। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर एक वीजा सर्विसेज कंपनी के लिए काम करती थी और ये सैफुद्दीन जो है ये हमारे क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट था, वन ऑफ द 100 क्लाइंट्स यू कैन से। काफ़ी सारे क्लाइंट्स में से वो एक थे जिनसे मैं मिली थी। ये हमें वीज़ाज प्रोवाइड करवाते थे अपने दोस्तों की कंपनी से, अपनी कंपनी से, और उसके ज़रिए हमारी मुलाकात हुई थी। अब जैसे हमें क्लाइंट से फैमिलियर होना पड़ता था, मैं भी इनसे फैमिलियर हुई। हमारे साथ हमारे कलीग्स और हमारे फ्रेंड्स, इनका भी बहुत बड़ा ग्रुप था हैदराबाद और मैंगलोरियंस का, प्लस सम साउदीज़ का, बहरीनीज़ का और कुछ पाकिस्तानी लोगों का भी, जिनसे मैं मिली हुई थी जॉब के सिलसिले में। वहाँ पे फैमिली होने के बाद में थोड़े टाइम बाद मुझे इनसे पता चला कि ये बहुत परेशान है। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि इनको डिप्रेशन चल रहा है, वो एंटी डिप्रेशन पिल्स खाते हैं और बहुत शराब पीते थे, क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी मोनिका, चंडीगढ़ से बिलोंगिंग है उनकी, जिन्होंने उनको बहुत शायद मुद्दा खाया, छोड़ दिया था। कुछ उनके साथ इंसिडेंट किया हुआ था और पता चला क्योंकि वो मैरिड हैं, बट उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि उनकी वाइफ और उनके बीच में सेक्सुअल कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन अच्छे नहीं, जैसा उन्होंने मुझे बताया था। और उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है एंड ही इज़ वेरी पुअर, बहुत बेचारे हैं, उनको किसी दोस्त की ज़रूरत है, किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। ऐसे ही करके इसी इमोशनल फेज में उन्होंने मुझे फंसाया था और ट्रैक किया था और इसी बहाने से दोस्ती की थी। हालांकि वो दोस्ती बनती नहीं है, बट क्योंकि हम जॉब करते हैं वो 45 प्लस है, 41 मेरी 27 अभी। तो ऐसे ही दोस्ती हुई और वहाँ पर ऐसी हजारों दोस्तियाँ होती हैं और काम के साथ दब जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती नहीं, कुछ और हो रही, मुझे ट्रैप किया जा रहा है। उन्होंने नशे में कई बार मुझे एक दो बार बोला था कि आप बहुत अच्छी हो, आप काफ़ी दिखने में अच्छी लगती हो और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि बस वहीं तक है। सभी तारीफ करते हैं, सभी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो ये कोई भी लड़की अगर किसी भी विभाग में काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत कॉमन है जो मिलते रहते हैं और हम इतने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। तो शायद मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जो इन्होंने मुझे नशे में डालकर और मेरे साथ जो रेप किया, फिर मुझे ब्लैकमेल करके 1 से 1.5 महीने तक, 2 महीने तक कमरे में बंद करना, कहीं जाना तो साथ लेकर जाना, नहीं तो पूरा मेरे ऊपर नजर रखवाना, होटल वालों को पैसे देकर मेरे पे नजर रखवाना शुरू कर, मेरी जॉब छुड़वा देना। मेरी जॉब की, अगर आप जॉब छोड़ देते हो, वीज़ा स्टिल अपना कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो पेनल्टी मेरी पे कर देना। उन्होंने बहुत वहाँ पर वो पूरा प्रोसेस करके मुझे पूरा कंट्रोल में ले लिया। ये सारी चीजें ये कैसे हुआ? वो आपके पास क्लाइंट बनकर आए, उन्होंने आपकी तारीफ करना शुरू की, फैमिलियर सा माहौल हुआ। इन चीजों के दरमियान ऐसे और क्या क्या चीजें? इन चीज़ों में बस यही था कि मैं बहरीन में नहीं थी बहुत ज़्यादा, मैं भी बहरीन बहुत अच्छे से जानती नहीं थी और ये बहरीन काफ़ी आगे जाते थे, क्योंकि बहरीन और सऊदी का एक बॉर्डर है जहाँ पर 20 मिनट्स का रास्ता आराम से आ सकते थे। तो ये आगे जाते थे और क्योंकि मैं नहीं थी, मेरे टारगेट्स होते हैं, इतने वीज़ाज मुझे लेके आए हैं, तो अगर मैं अपने टारगेट पूरा करना है तो हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमें लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। हमें वो लड़का लड़की वाला भेदभाव या उम्र की भेदभाव नहीं रखते हुए अपने काम पे फोकस होना पड़ेगा। और जैसे हमारी छुट्टियाँ होती हैं, 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी, वही टाइम होगा जिसमें आप अपना पर्सनल टाइम। लेकिन अगर आपके भी स्टेबल जॉब नहीं है तो आपको उनमें भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट्स बनाकर रखने पड़ते हैं। तो बस वही उसी जरिए में मैं फंस गई। वो कब पर्सनली वो ले गया
और वो साइकिक है पूरा का पूरा। अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उस चीज़ के पीछे ऐसे लग जाता है कि मतलब उसको दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, वो फिर बहुत सीरियस ले जाना, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम घर में इस तरीके से रहो, तुम घर में इस तरीके से रहो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता, तुम्हें मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता। क्या अंकुरिता शर्मा को वहाँ पर बंदिशें नहीं पसंद आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर किसी को खुद से प्यार करते हो और फिर आप रिलेशनशिप में हो, कंसेंट है, तो ये बंदिशें भी अच्छी लगती हैं और सब सही लगता है। लेकिन आप किसी को पसंद ही नहीं करते और अगर वो आपको कहते कि आप 5 मिनट के लिए चुप रह जाइए, तो आप चुप नहीं रह सकते, क्योंकि वाई? जो मेरी फैमिली की बंदिश नहीं डाली, मेरे साथ में काम करने वाले नहीं डाली, मेरे फ्रेंड्स सर्कल नहीं डाली, तो कोई वो जो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है, जो मेरे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट भी कर रहा है, जो मुझे प्रॉपर सेक्सुअली रेप कर रहा है, अपने अंडर में लेकर मुझे न जाने दे रहा है, न छोड़ रहा है, मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज की बर्बादी कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ आपको लगता है कि कभी मैं अपने आप को सरेंडर कर सकती हूँ? सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअली हैरेसमेंट लाइक सेम दैट, वो फोटोज वीडियोस जो उसके पास मेरे थे, वो बहुत फोटोज वीडियो जिस दौरान रिकॉर्ड किए गए, Yeah, I was not उसमें incensed. क्या आप उसमें शामिल हुई? आपने नहीं, अपनी मर्जी से शामिल करूँ। कैसे हुआ? क्या आपको कुछ खिलाया गया? देखिए, मैं ड्रंक तो थी, लेकिन मैं कभी भी इतनी ड्रंक नहीं होती हूँ कि कोई ऐसा कुछ कर दे और मुझे पता न चले। उस बार मैं बहुत बार ड्रिंक करी है ग्रुप से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। 6 साल दुबई में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो दिन जरूर कुछ ट्रैप किया गया, किसी ड्रग से या किसी पिल से या किसी ऐसी चीज से, बट ट्रैप किया गया। ये आपको लगता है? जी, ये आपका 100% लगता है, क्योंकि आप जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एंड आई एम अल्कोहलिक पर्सन। हाउ? एक हफ्ते में एक आता है। How many times आपके साथ इस तरह की चीज़ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट का कितनी बार हुआ आपके साथ? पूरे महीने जब तक वो कैद था, जब तक ये नहीं पता चल गया कि नहीं, अक्टूबर से लेकर ऑलमोस्ट अक्टूबर के लास्ट स्टार्टिंग से लेकर और नवंबर दिसंबर तक ये चला है ऑलमोस्ट। एक बार भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, इन्वॉल्वमेंट मेरी हुई है शादी के बाद में जाके। ये शादी भी कुछ इस पर भी आए फिलहाल ये कंटिन्यू करता है। एक बार भी आपकी उस पीरियड में आप कंसेंट नहीं था, मेरा कंसेंट नहीं था। उसके बाद कैसी चीज़ें हुई कि आज आप उनके खिलाफ तरह से कहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी क्या चीज़ें उसके बाद? देखिए, जब मुझे फर्स्ट को पता चला, 31 जनवरी को न्यू ईयर के दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद में जब इन्होंने मानने से मना कर दिया, और क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली तो वीक थी, क्योंकि जीरो हो गई थी, क्योंकि मेरी जॉब भी मुझे कंटिन्यू करने दे रहा था, और सब बंद करके जब ये भाग गया, पहले तो अबॉर्शन के लिए मुझे फोर्स करना और कन्विंस करने की कोशिश करना प्यार से, और इस्लामिक तौर तरीके बताना कि 3 महीने में दिल नहीं धड़कता, 3 महीने में भी जान नहीं आती है, जान बाद में आती है, काफ़ी सारे मौलवियों ने मुझे वीडियो दिखाना, ये कन्विंस करना, अपने कुछ हैदराबादी दोस्त जिसमें से नज़म और कुछ थे जिनका मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, और कुछ याद नसीर, ऐसे कुछ लोगों के सब दे ऑल वर मुस्लिम्स, इसमें से हिंदू कोई भी नहीं था, सब मुस्लिम थे। जिस दिन मैंने मेरे एक हिंदू दोस्त सुदर्शन की हेल्प की कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और ये लोग मुझे अबॉर्शन के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसने कह दिया कि मैं किसी भी तरह से अपने बेस से, जो नेवी में काम करता है, अपने बेस से मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, तुम बस किसी तरीके से ये मत दिखाना कि तुम उनके अगेंस्ट हो, बस तुम मिलकर रहो, अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। जब उसको पता चला कि मेरी हेल्थ लिस्ट पे आ गया है, उसी दिन से वो आना बंद हो गया। आपके पास आना? हाँ, इस कन्वर्सेशन में भी स्टॉप करके उन्हीं जिसको आप बता रही हैं तस्वीर बन लेना चाहिए। हाँ, यही वो शख्स है सैफुद्दीन, जिन्होंने आपके साथ आपका यूज़ किया, आपको बताया फिर उसके बाद आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, दोस्ती याद करना, अपना रोना रोना, और फिर उसके बाद में हेल्प करने के बहाने सेक्सुअल ब्लैकमेल करना, सेक्सुअली हैरेसमेंट करना। हैरेसमेंट सेक्सुअली तो मतलब 2 महीने तक कंटिन्यूसली एवरी डे ही इज द मोस्ट
स्टूपिड गाय, क्योंकि इसको बस अपने आप में इसको अपनी एज नहीं पता कि मैं किस एज का हूँ। इसको ये नहीं लगता कि मेरी कंपैटिबिलिटी 27 साल की लड़की के साथ नहीं हो सकता। इसको ये सारी चीज़ों का कुछ नहीं पता है। इसको बस क्या चाहिए, किसी यंग लड़की का सेक्स, और उसके अलावा उसके साथ घूमूं टहलूं और चूम भी ना करे, कुछ मांगे ना, कुछ बोले ना। उसको पैसों के दम पर दुनिया की बेस्ट चीज़ सोने का पिंजड़े में बंद करके रख दूं और बस वो मेरी बन के रहे। ये साइको है, नंबर का साइको है ये। जो इसको जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बहरीन में भी जानते हैं, हैदराबाद में भी जानते हैं, और इसकी गर्लफ्रेंड्स भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नंबर का साइको आदमी है ये। इसके सिवा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है, इनकी पहचान और इन वाले काम है? जी, इनका पासपोर्ट है मेरे पास। इनका नाम है मोहम्मद। पासपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट भी है। इनका नाम है मोहम्मद सैफुद्दीन सबीरुद्दीन। ये बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनकी लोकेलिटी का नेशनलिटी इंडिया है? इंडिया नेशनलिटी। ये देखिए, इनके फादर का नाम है मोहम्मद सबीरुद्दीन और मदर का नाम है आयशा बेगम। इनका घर जिला बीदर, कर्नाटका, बेंगलोर में, और इनका हाउस नंबर इसमें लिख के पड़ा हुआ है। ये जेन्युइन है क्योंकि मैं यहाँ जा चुकी हूँ, मैंने खुद जाकर सब देखा है। 74107 और दूसरा है 74127 शमशिया कॉलोनी, रोहेला गली। तो क्या ये भी बहरीन में जॉब करते थे? नहीं सर, ये बहरीन में आते थे सिर्फ अय्याशी करते थे और अपने दोस्तों की कंपनीज में कुछ इन्वेस्टमेंट डाल रखे थे पीछे से। ऐसे ही वहाँ लोग काम करते हैं, एक भी हज़ारों करते हैं, ये भी उसमें से ऐसे काम करते हैं। जी, वो जो कॉन्वर्सेशन है इनकी यहाँ पे जॉब, हाँ, इनसे कंटिन्यू करेंगे कि आपके फ्रेंड जो मीटिंग में उन्होंने आपकी हेल्प की, उसके बाद आगे क्या? फिर उसके बाद सिंपली उन्होंने मुझे किसी तरह से वीज़ा लेकर सऊदी तक पहुँचाया एक ही दिन के अंदर। वहाँ ने हमें नहीं मिला, बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि ये वहाँ पर एक और लड़की मोनिका, वो भी हिंदू है और या सिख है कोई, पर वो मुस्लिम तो नहीं है, वो उसके साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आपने भी बताया था कि मोनिका जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है। हाँ, जो इन्होंने मुझे बताया था एक्स है, वो तो करंट टाइम में उनके साथ वही रह रही है। जो आज शायद इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में पता चलेगी उसकी एंट्री और एग्जिट से कि वो उनके साथ थी। क्योंकि जब बातचीत से मामला सॉल्व नहीं हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। हाँ, ये मैंने नबी साले पुलिस स्टेशन पे जाकर अपना FIR करवाया, जिसके अंडर में ये केस रेप केस बना, ब्लैकमेल बना, और उन्होंने पूरी फॉरेंसिक टीम से पूरा फॉरेंसिक टेस्ट करवाया। बेबी का DNA के लिए पूछा गया था, बट वो पहले क्रिमिनल से भी पूछा जाता है, और क्योंकि केस बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गया, बीच में ही धर्म चेंज करना और ऐसे प्रेशर आ गया आपके ऊपर, ऐसे कोई धर्म परिवर्तन को लेके? हाँ, मेरे पे प्रेशर आया उस चीज़ का, क्योंकि सर जब ये जेल में था तो जेल से मुझे किसी मियां नबील की कॉल आई। क्या जब आपने FIR फाइल की, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया? उसी दिन 3 घंटे के अंदर इसको और इसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को अरेस्ट किया गया। ये दोनों मुंबई भागे थे इमिग्रेशन से, इनको अरेस्ट किया गया, इनको लेकर गए क्योंकि मोनिका पे कोई केस नहीं था, उसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया, लेकिन इसको रिमांड में 13-14 डेज तक रखा गया। और उस दौरान एक हियरिंग में हमें आमने सामने बुलाया गया। उस आमने सामने में इनके मोबाइल फोन को चेक किया गया। जो पहले की पब्लिक प्रोसिक्यूशन से सलमान अब्दुल्ला ने इनका मोबाइल फोन चेक किया उसी टाइम पे, मोबाइल फोन में इनके मैं ही नहीं पता नहीं कितनी लड़कियां निकली, और सबके साथ सेक्सुअली इंटीमेटेड और सबके साथ प्राइवेट फोटोज, सबके साथ मेरा डिलीट किया हुआ उस फोन में नहीं था, बट 100% कहीं ना कहीं जरूर था। और जब पूछताछ हुई तो उसने इसने वहाँ पर बोल दिया कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा, मैं इसको वाइफ बनाता हूँ अपना, और इसकी पूरी ज़िंदगी खर्चा उठाऊँगा, पूरी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा। उसके बाद में जो मुझ पर ये थोड़ा प्रेशर आ गया कि हमें पहले भेज दिया गया कि हाँ इस कार्यवाही को हम आगे करेंगे। नेक्स्ट दिन मुझे फिर से जज ने बुलाया, लेकिन जज के बुलाने से पहले मुझे कॉल करी, जिसमें से 3 कॉल हुआ, नंबर भी मेरे पास है। मियां नबील, वो मियां नबील उसी जेल में था जिस जेल में ये था, और उस मियां नबील की मुझे ये कॉल और एक कॉल मुझे किसी ओमान के बंदे की आती है। ये दोनों कॉल्स में मुझे ये बोला जाता है, पहले तो बहुत प्यार से बोला कि कुछ ले देकर चीजें ताकि तुम अपनी जिंदगी सेटल कर लो,
ले लो पैसे वैसे। अब बेबी को क्या है, अभी इतना क्या है, तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम यंग हो, ये है वो, कई सामाजिक तरीके जो लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज अबॉर्शन इज नॉट द सोल्यूशन किसी भी चीज़ का। हम एट दैट टाइम अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, बेबीज का मार देना इज नॉट सोल्यूशन। तो मुझे नबी साले पुलिस स्टेशन से तो प्रॉपर ये हेल्प मिली, लेकिन वो जेल से मुझे कॉल आई, जो रिफा में जेल है, और उस जेल में ये दोनों थे साथ में। नबी साले से सॉरी मियां नबी नाम के बंदे की मुझे कॉल आती है, और वो मुझे कहता है पहले कि मैं इनका लॉयर बोल रहा हूँ, फिर दोबारा स्टेटमेंट चेंज करके बोलता है कि अरे नहीं हम उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। फिर मैंने उनको बोला कि आप कौन एग्जैक्टली बोल रहे हैं मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारी एक बात पे गौर फरमाइएगा। जिससे मैंने पकड़ लिया कि वो उर्दू बोल रहा है, वो हिंदी नहीं, वो कोई पाकिस्तानी। उन्होंने क्या कहा आपसे? मुझे बोला कि या तो कुछ ले देकर चीजें देखो, चीजें तो ठीक हो सकती है, तुम भी अपनी जिंदगी बनाओ, ये भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, नहीं तो फिर तो डी कंपनी सुना है। देखिए इस कंपनी के नाम से आपको हाँ, डी कंपनी सुना है, बस इतना मुझे बोला। और फिर मैंने उनको गालियां बकी। मैंने कहा अब आप जो भी हैं, जो भी कंपनी से हो, हिम्मत है तो सामने आओ। उसके बाद हाँ, क्या हुआ? उसके बाद उस नंबर से मुझे कॉल्स 2 से 3 बार और आई, जिसमें हमारे बीच में बहुत गलत तरीके से बातचीत हुई। हम कि ये और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आई 2 कॉल्स मुझे, इनकी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है, वो तो नंबर मेरे पास में है। हाँ, उसके बाद से पता नहीं क्या उस बीच में हुआ। एक बंदा पाशा नाम का जो पाकिस्तानी है, वो पाशा बंदा मेरा फोटो लेकर कई जगहों पर, जैसे मैं जहाँ कभी कैफे में बैठती थी, या मैं कहीं पर अपने दोस्तों के साथ जाती थी, या किसी रेस्टोरेंट बार में जाती थी, हर जगह जाकर पूछता था कि ये लड़की कहाँ रहती है, ये लड़की कहाँ रहती है। क्योंकि मुझे कॉल आया वहाँ से, क्योंकि मेरा केस वहाँ बहुत वायरल हो गया था, तो कोई मेरा पता उसको नहीं बता रहा था कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन वो आकर मुझे ढूंढ रहा था। मेरे ऊपर प्रेशर दुबई से आया, इसके भाई आसिफुद्दीन। क्या प्रेशर है? कि जो है देखो, एक लड़की हो, इतने मर्दों से लड़ रही हो, ये कोई सेंस नहीं बनता, सेंस में आओ, ये बुढ़ा है, मेरा भाई है तो क्या हुआ, इसको छोड़ो, कुछ ले देकर चीजों को सॉल्व कर लो और निकलो, अपनी तुम जिंदगी जियो। कुल मिला के मामले को मैनेज करने के लिए हाँ, मुझे 3 से 4 करोड़ रुपए लेने का ऑफर आया। जब ये मैंने सब रिजेक्ट कर दिया कि मुझे जेल में चाहिए और कुछ नहीं, और जब मुझे 2 से 3 दिन बाद वापस इस डर से कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैंने सलमान अब्दुल्ला जिसकी अपॉइंटमेंट थी और उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे बोला कि देखो इस केस में आगे यही होना है कि अगर इसने कबूल कर दिया तो इन दी एंड मामले को यहीं तक लेकर जाया जाएगा शादी, नहीं तो अगर आप इसको जेल भी कराती हो तो 3 से 4 साल की जेल। उसके बाद क्या होगा? उसको प्रेशर आया कि शादी करो, शादी करो, शादी करो, अपनी जिंदगी बचाओ, शादी करो, जिंदगी बचाओ। शादी हुई आपको? हाँ, मैं उस शादी के लिए बहुत दिन तक इनकार करती रही, बहुत दिन तक नहीं मानी, लेकिन फिर कई सारे लोग मिलते थे, बात करते थे। मैंगलोर से फारूक नाम का बंदा, शादी के लिए प्रेशराइज किया गया। जब मैंने शादी का प्रोसेस पूछा तो मुझे बताया गया कि आपको सबसे पहले इस्लाम में कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम सीखना पड़ेगा, इस्लाम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपकी शादी होगी तो आपको शरिया लॉ के हिसाब से इनकी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। जैसा फिर ये आपके मियाँ नहीं है, आपके मिजाज खुदा हो जाएंगे, फिर ये बिना इनकी इजाजत के आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझाया गया, मुझे बोला गया, मैंने नेगलेक्ट कर दिया। पहली बार मैंने कहा शादी करनी है तो यहाँ से क्यों करना है, हम दोनों इंडियन हैं, इंडिया चलते हैं, वहाँ से कर दो, शादी कर दो। बट इन सब लोगों ने इनकार कर दिया और वहीं के लिए मुझे एट दी एंड मुझे कन्विंस होना पड़ा, मुझे उस सेंटर में जाना पड़ा जहाँ इन लोगों ने मुझे भेजा था। वो सेंटर जाने के बाद में भी उन लोगों ने मुझे बोला कि आपके माँ बाप भी मुस्लिम बनना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए मेरे माँ बाप तो यहाँ है ही नहीं, और कुछ यहाँ कोई नहीं है। आपने इस्लाम कबूल किया? हाँ, करना पड़ा। वहाँ पे हुआ, वो पेपर्स को सबमिट किया गया, उन पेपर्स के बेसिस पर डेट निकली और उस डेट पे कोर्ट में शरिया में शादी हुई। हाँ, उसके बाद में जिस दिन से शादी हुई उसके तीसरे दिन से इसने आना जाना कर दिया। जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद जो कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा था 14-15 दिन की रिमांड, उसके बीच में सब क्लोज हो गया क्योंकि आप लोगों ने शादी कर ली, क्योंकि धर्म परिवर्तन में आने का वो हो गया, और क्योंकि अब स्टेटमेंट में ये आ चुका है कि ये पूरी जिंदगी मुझे देने को तैयार है, और क्योंकि मुझे बुलवाया गया वहाँ पर कि बोलो कि ठीक है फिर
और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही से। तो शादी होती है, ये इशू चल रहा था, तो खत्म हो जाता है, शादी के बाद फिर क्या? शादी के बाद फिर वही चीज है, मुझ पर नजर रखवाना, एक मेड को रख लेना जिसका नाम राजेंद्र कौर है, पंजाब की रहने वाली है, पंजाब जलंधर के आसपास की। मुझ पर नजर रखना और मेरी एक ही डिटेल पूछना, मुझे बाहर नहीं जाने देना। तुम प्रेग्नेंट हो, हमारे इस्लाम में प्रेग्नेंट लड़कियां बाहर नहीं जाती, आप इत्र नहीं लगा सकते, परफ्यूम्स नहीं यूज कर सकते, ये यहाँ कर ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत तरीके से वो टैग करके मुझे रखना। अगर सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए जाना है तो मेड के सिवा मैं अकेले नहीं जा सकती, ऐसे मुझे बंद करके रखा। तो सीसीटीवी का प्रूफ है कि मैं कितनी बार पूरे 1 महीने में बाहर निकली। सर वो मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन शायद आप आगे बढ़ाओ तो रिकॉर्डिंग नहीं है। आपको उन्होंने क्या रखा अपने हिसाब से, फिर आगे फिर एक दिन मैं वहाँ से निकली अपने कुछ दोस्तों की मदद से, और मेड को मैंने बोला कि आप भी साथ चलो, और मैंने उस पर प्रेशर डाला कि अगर ऐसी ही बात है, बीमारी की वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो एक बार सऊदी में दिखा दें, क्योंकि सऊदी में थोड़ा सा बहरीन से तो अच्छा है, बड़ा है सब। उस बहाने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आ जाओ, लेकिन उसने मुझे प्रोटेक्ट में रखा। वहाँ पे भी इसने मारपीट मेरे साथ की, झगड़ा किया, और इनफैक्ट प्रेग्नेंट जानता था कि मैं हूँ, और उस वक्त रमजान चल रहा था। मुस्लिम में रमजान कितना पाप महीना होता है, हम सब 7 साल से लड़ रहे थे, हम सब जानते हैं इस चीज़ों को, हिंदू होकर भी हमें पता है कि ये बहुत ही प्योर होली मंथ होता है। उस डे भी इसने मेरे साथ में, शायद तुम मेरी वाइफ हो, वो भी कह के प्रेग्नेंट हो, वो भी उस वक्त लगातार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता रहा, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मैं फंस चुकी हूँ, कोई सोल्यूशन है नहीं। वहाँ मेरा कंसेंट मुझे देना पड़ा, क्योंकि आप चाहे कंसेंट दो और आप चाहे कंसेंट ना दो, आप सऊदी के किसी भी मैंने कॉल भी किया था, पुलिस बुलाई, तो मैंने बोला ये मेरे साथ इस सिचुएशन में भी कि डज सेक्स विद मी, और उसका एक फैंटेसी है कि तुम वीडियो बनाओ और ऐसे ऐसे करो, जैसे मेरी पहली गर्लफ्रेंड मोनिका करती थी, इस तरह से करो। और उसको सेक्सुअल सेक्स के दौरान गाली देने का बहुत आदत था, गाली देना और मारने का ऐसे कि मतलब ऐसे नहीं मारना, बट जैसे आप कौन मूवी देखते हो कुछ वैसी हरकतें करने का शौक, वो नहीं देखना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में नहीं करना चाहिए। उसमें भी वो करता रहा, जिसकी वीडियोस जो उसने मुझसे बनवाई थी वो मेरे पास में है, जिनकी धमकियां भी उसने मुझे दी कि ज़्यादा पहले मेरे से शेयर करवाता था। ये तो मियाँ बीवी के बीच की बात है ना, अब मुझे धमकियां भी दी हैं इसमें कि अगर तुम ज़्यादा चिक चिक करोगी तो वीडियो बर्बाद करोगी तो मैं शेयर भी कर दूँगी। सऊदी में आपके साथ ये सब हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि तुम विजिट वीजा पर आए हो, अगर तुम ये वाइट वीजा करो तो तुम्हारा केस लिखेंगे, लेकिन सऊदी लॉ के हिसाब से रेप नहीं लग सकता अगर आप शादीशुदा हैं, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को वो डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं समझते, और आपका पति आपके लिए खुदा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सऊदी के बाद फिर अबॉर्शन तक की बात कैसे? मैं बहुत बीमार रहने लग गई, बहुत, मुझे सर अबॉर्शन पता ही नहीं था, लेकिन देखिए जब 4 महीना क्रॉस कर गया, अबॉर्शन की तो बात ही नहीं आती है। 5 महीने में कोई अबॉर्शन होता है, पूरा बच्चा बन गया होता है। मैं बीमार बहुत रहती थी, क्योंकि इस तरीके के वजह से जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान वो भी मेरे साथ होती थी बंद होने में, तो उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो मैंने इसमें मुझे बोला कि अब इन्हें इसके हाथ में कुछ नहीं था, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया इनको भेजना पड़ेगा आपको लिए अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया भेजने के लिए सब कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लग गया सोचने के लिए, इसलिए तो मैं नहीं आऊँगा, मेरा वीज़ा का इशू चल रहा है, मेरा वो इशू चल रहा है, तुमको मैं वहाँ सब हॉस्पिटल सेट करके दे देता हूँ, तुम जाओ। वो नहीं आए, लेकिन मैंने कहा अगर तुम हॉस्पिटल सेट नहीं कर रहे हो तो मुंबई में मेरा एक दोस्त है लोकेश नाम का, मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ, एटलीस्ट तो मेरे साथ तो होगा। लोकेश को इन्होंने हॉस्पिटल का, और जैसे जो भी डॉक्टर हैं राम बिजलानी, श्रुति रॉय, इन सब का, और साइंस का हॉस्पिटल जहाँ पहली बार गई मैं, जहाँ पता चला वो तो हड्डी का डॉक्टर है जो राम बिजलानी है, वो सब सारा सेटिंग यही लोग जाने क्या किया, बाकी मैंने वो उसमें ये किया। और मैं 9th को आती हूँ ये समझ के कि मुझे टेस्ट के लिए जाना है, लेकिन वो टेस्ट नहीं करते हैं, मुझे कोई दवाई देते हैं कि आपको रिलैक्स करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे दर्द शुरू हो गया। 3 घंटे के अंदर दर्द शुरू, डॉक्टर अभी तक नहीं आई है। ऑलमोस्ट दर्द शुरू होने के 4 से 4.5 घंटे बाद डॉक्टर आती है, बिना सोनोग्राफी के मुझे बोलती है कि तुम्हारा बच्चा ही मर गया है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और निकालने का मेथड भी ऐसा है कि ना तो कोई आपको हमें डीएमसी करनी है, ना आपको हमें कोई एनेस्थीसिया देना है, जिंदा जानवर के जैसे
पैदा करवाना है। मेरी हालत ऑलरेडी उस टाइम पे खराब थी, क्योंकि देखिए आपको ये पता चलता है 4-4.5 महीने के बाद कि बच्चा आपका मर गया है, सब दिमाग में आ जाता है। देखिए सब कुछ नॉर्मल तो था नहीं, ऐसे कैसे बच्चा मर गया। लेकिन लोकेश ने वहाँ मुझे संभाला, मुझे बोला कि सेंस खोने का टाइम नहीं है, इस टाइम तुम अपना सेंस मत खो, शांति रखो, जो भी है वो हालत तो बस उस टाइम जो लोकेश देखा वो ही बता सकता है कि मेरी हालत क्या थी। उस टाइम पर बस लोकेश ने को मैंने बोला जो वीडियो ऑडियो जो तुम बना सकते हो बना लो। उसके लिए बच्चे की वीडियो हमने बना ली, मेरी नहीं बना पाया क्योंकि वो एक पर्दा लगाया था, लेकिन अंदर से भी मेरे को अलाउड था। और ना तो किसी, देखिए जो एक सिंपल छोटे से इसमें बोलूंगी कि जिस तरह का मेरा अबॉर्शन किया गया या जिस धोखे से किया गया वो ना तो तरीका भी सही नहीं था। कौन से हॉस्पिटल में? सावला हॉस्पिटल, डॉक्टर श्रुति रॉय। उसकी कुछ डिटेल में क्या? नहीं सर, आप जैसे ही सावला हॉस्पिटल डालोगे इंटरनेट पे, सावला हॉस्पिटल चैंबूर, तुरंत आ जाएगा और डॉक्टर श्रुति रॉय जाएगा। जी, ये मेडिकल रिपोर्ट से सावला हॉस्पिटल से, जिसके अकॉर्डिंग देखिए मुझे 9th को एडमिट किया जाता है, मेरे कंसेंट की साइन कहीं पे भी नहीं है और ना ही एक पेपर है यहाँ पे इसमें ये दिखा रहा हूँ। देखिए चीफ कंप्लेंट क्या थी मेरी, जनरल वीकनेस, माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन। ऐसे में अबॉर्शन कैसे हो सकता है? अगर अबॉर्शन हुआ है और कंसर्न से हुआ है, रीजन ऑफ अबॉर्शन इसी हॉस्पिटल में, सावला हॉस्पिटल हाँ, में अबॉर्शन किया गया। यहीं किया गया। आपकी गैर मर्जी? मर्जी तो सर मुझे पता ही नहीं कि मेरा अबॉर्शन होने जा रहा है इधर। मुझे बस इतना पता था कि शायद से टेस्ट करके भी बता देंगे। क्या इस हॉस्पिटल में जब ऐसी सिचुएशन में क्या आपके गार्जियंस को बुलाना जरूरी समझा या आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म करना? मुझे नहीं पता सर, ये इनके लोकेश के बीच की बात थी कि आपस में डिस्कस किया, क्या इन्होंने पेमेंट्स ली, कैसे क्या किया, वो सब मुझे नहीं पता। बस जब मैंने अपने हस्बैंड से रोकर ये चीज़ें बोली कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई, उसने बोला, वो भी रोने धोने का नाटक वाटक किया और बोलता है कि अब चीज़ों को तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना कविता, अब चीज़ें बिगड़ गई हैं। तो ये करके फिर झांसा धोखा। अभी कितने दिन में अबॉर्शन? मेरा 9 अप्रैल को हुआ था, 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 10 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल के बाद में 10 को भी डिस्चार्ज कर दिया, जबकि उसी दिन मैं गई थी चेंबूर पुलिस स्टेशन कि मुझे लगता है कि मेरा अबॉर्शन हुआ है और बच्चा मारा नहीं था, बच्चे को मारा गया। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि वहाँ से कह दिया कि आप जाओ, कि कैसी हालत में आप पहले रुको नहीं, आप जाओ, अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है। और दूसरी बात ये कि ये आपको कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। मैडम ऐसा कोई केस होता ही नहीं। अभी भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है और उसके अलावा अभी 3 रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मेरे 3 हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि मेरी डीएनसी की ज़रूरत थी, जिसमें बच्चे की सफाई अच्छे से की जाती है, पार्टिकल्स और मेन पार्टिकल्स के लिए की जाती है, जिसकी मेरे पास पूरी फुल रिपोर्ट्स पड़ी हैं। एक डॉक्टर शिल्पा जैन, दूसरा कृपा सेंटर ज्योत्सना पटेल और तीसरा धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल का, जिसमें मेरा इलाज पूरे, मुझे साइकिक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, मैं दिमागी रूप से अच्छी ठीक नहीं थी, जिसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था और रिमेनिंग पार्टिकल्स को दवा के जरिए निकालने का 1 दिन का एडमिशन भी हुआ था, वो उसका भी ट्रीटमेंट हुआ चल रहा था। उसके बाद कोई मुलाकात हुई नहीं, तभी नहीं, कॉल आता था, सिर्फ कॉल्स पे, किसको पेमेंट कर रहा है, ना मेरे अकाउंट में कोई पेमेंट आया। कुछ बातें मेरे भाई से हुई हैं, वो बातें मेरा भाई ही बता सकता है, क्योंकि मेरे मम्मी और भाई को सब पता चला उस दौरान। तो नहीं, मेरी बात होती थी, लेकिन जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बात होती है, बस वो बातें होती है। जब से आप इंडिया आए उसके बाद आप कहीं सऊदी वापस नहीं, क्योंकि इसने जब 22 अप्रैल को इसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने तुम्हें एक तलाक दे दिया। कैसे दिया? पता नहीं कैसे तलाक होता है। पेपर है या? हाँ, वो पेपर है। कोई नोटिस भेजा है? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई SMS नहीं, कोई मेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। वीडियो है कि रील से नहीं है, कुछ भी नहीं। किस वही मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बहरीन की कोर्ट में अब अरबिक में लिखा हुआ है, जो मेरी लॉयर ने पढ़कर मुझे बताया कि इसने लिखा है कि बस मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, 3 विटनेस से खड़े, 2-3 विटनेस जो भी खड़े कर दूंगा। हाँ, वो विटनेस को भी मैं नहीं जानती, मैं रीजन भी नहीं जानती, मैं तो बॉर्डर क्रॉस हूँ, मैं तो वहाँ पर वो भी नहीं लिखी, एक तरह का 3 तलाक है।
इसमें मैं हूँ ही नहीं, मेरा कंसेंट ही नहीं है किसी के सामने मुझे बोलने का, ना तो कोई प्रूफ है ना कुछ है। और उन विटनेसेस को पूछिए क्या वो मुझे जानते हैं, क्या मैं उन्हें जानती हूँ, ये हुआ कैसे? वहां से उस वक्त जब उसने ऐसे करके एकदम छोड़ दिया, पैसे खत्म बंद जो थे वो भी उसने चालाकी से कार्ड ब्लॉक करवा दिए। तब मेरे दोस्त की मैंने कॉल की कि क्या तुम हो मुंबई में? 2-4 दिन पहले मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था, तुम मुंबई में हो? उसने बोला हाँ मैं हूँ। मैं भागकर उसके पास गई क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिस होटल में मुझे ठहराया था लोग मिले थे कि मेड मिली थी कि क्या मिले थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो मुझे सीधा कहा कि फिलहाल के लिए तुझे तेरे ससुराल लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुम घर जाओगी? मैंने कहा घर नहीं जाऊंगी। कर्नाटक में? हाँ कर्नाटक में क्या उनकी फैमिली से? मैं उनके घर गई, उनके घर वालों ने मुझे अंदर करके एक लॉबी, छोटी सी लॉबी में बिठा दिया जिसमें 3 दरवाजे बिठा तो दिया, लेकिन मुझे यही कहने लगे कि आप ट्रेस पासिंग कर रही हो, घुसपैठी हो। मैंने कहा मेरा ससुराल है ये, कह रहे हम ऐसे है कि किसी भी लड़की को मारने लग जाएंगे, किस एक्टिविटी है। वहाँ पे अपना हक मांग रहे हैं। हाँ तो कोई वीडियोस फोटोज आपके साथ थे जो आपने उनको दिखाए? सब कुछ मैंने सर्टिफिकेट दिखाए, मैंने उनको फोटोज दिखाए, मैंने उनको बोला कि यहाँ तक कि मैंने वो जो मुझसे वो सच वीडियोस बनाते थे मैंने वो तक दिखा दिया कि देखिए क्या ये आपका भाई सैफुद्दीन नहीं है। तो उनकी फैमिली ने रिफ्यूज कर दिया आपका इज्जत? रिफ्यूज कर दिया सर। उसके बाद में भी उन्होंने मेरी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, बनाई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कोई हंगामा नहीं करती थी। बस था कि मेरा ससुराल में मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मेरा इलाज करना, जो करना है फैमिली टू फैमिली बैठ कर सॉल्व करवाओ। अब आप लखनऊ आई हैं कि लखनऊ के भी किसी सिचुएशन में? सर जब वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट स्टार्ट किया, पुलिस को बुलाकर धमकियां देनी शुरू की, हालांकि कर कुछ नहीं कोई पाया, बस नुकसान मेरे फिजिक को पहुंचाया। मेरे सर पे स्वेलिंग आ गई उसके धक्का देने से, और एंड में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे बंद कर दिया तीनों तरफ से। हाँ उस रूम में बंद कर दिया। आप सोचिए मैं प्रेग्नेंट वुमन जिसकी अभी अभी अबॉर्शन हुई है, दिन में 10 से 15 बार हमें सुसु जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। ऑलरेडी 10 घंटे से आपने मुझे बिठा रखा है, 12 घंटे 13 घंटे हो चुके हैं वॉशरूम जाने के लिए, कुछ नहीं दे रहे हो, कुछ सिर्फ एक पानी का ग्लास, वो भी गाली देने पड़ गया मुझे। तो फिर मेरा दोस्त डर गया, उसने बोला छोटे वाले कमरे में उसके भाई के इंटरनेट लाइट है, वो लाइट कोई हेल्प आ जाए, और नहीं आए तो निकलने की कोशिश करो, तो बताओ जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग के पहले लखनऊ मुंबई गए। तब मैंने मुंबई में उसको ये बताया कि ये बी कंपनी ये सब बहुत बदतमीज है, ये चैंगुल टोगरी, अब जानते ही हो ये सब का नाम सुना, ये सब वही रिलेटेड है, यहाँ आप सेफ नहीं है, और हमारा कोई घर नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बेटर है। मेरे भाई और मम्मी ने बोला लखनऊ आओ, जल्दी से जल्दी भागकर लखनऊ आओ, और काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि लखनऊ राजधानी है, योगी है, मोदी है, वहीं जाओ। किसी से मुलाकात नहीं, सबने किसी न किसी छात्र नेता का, किसी एक्टिविस्ट का, किसी सोशल वर्कर का, बहुत सारे लोग जिसका नाम यहाँ पर देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मदद नहीं की तो अब नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सारी जो आपने अब आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ उससे लेकर हॉस्पिटल तक हर लोग जेल में जाएं। रीजन, पहली चीज तो भी किसी भी औरत के साथ में जबरदस्ती करना, दूसरा ये रिलीजन चेंज कराना, तीसरा ये निकाह करना, चौथा ये हॉस्पिटल्स में धोखे से भेजना और अबॉर्शन करवा देना, और पांचवा बिना बताए कौन सी तलाक होती है तलाक करके उसको रोड पर छोड़ देना। 6 उसके घर तक पहुंचने पर भी मुझे जैसे कोई जानता ही नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा करना, और मुझे मेंटली टॉर्चर करना, मुझे फिजिकली टॉर्चर करना। और 7 ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें भी मुझे धमकी देना कि तुम्हारा अभी तक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है मेरा, देखिए वहाँ पे, और मेरी एक कैट है छोटी सी अडॉप्टेड, वो वहाँ पर बहरीन में पड़ी है, और ये कहना कि अगर गलती से भी तुम बहरीन आ गई तो ऐसा केस तुम पे डलवाऊंगा कि 5 साल के लिए जेल में डलवा दूंगा। जी, और मुझे ये भी धमकी आई है कि जो वीडियो में अगर बर्बाद हुआ तो बर्बाद अकेला नहीं होगा, तुमको लेकर उनका वो पूरा का पूरा वीडियो में वायरल करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, बहरीन में एक काम कर रही दुर्गा शर्मा के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, जिस घटनाओं को घटित करने वाले व्यक्ति सैफुद्दीन है, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं,
और उन पर उनके हिसाब से जो आरोप लगते हैं वो रेप के, मार्शल रेप के, धमकी देने के, बिना बताए तलाक देने के, ऐसे कई जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका बिना इनकी जानकारी के इनका वहाँ पे अबॉर्शन कराया गया। कुल मिलाकर सारे एक न्याय की पहाड़ उनके ऊपर अन्याय के पहाड़ उनके ऊपर टूट रहे हैं, जिसके न्याय की गुहार लगाने फिलहाल लखनऊ पहुंची है और लखनऊ के गोंदा थाने में इस मामले की FIR भी दर्ज हुई है। ये एक फोटो है इस शख्स का, इस शख्स को ये आरोपी बता रही हैं और फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ पहुंची इस पीड़िता को कब तक अपना ध्यान मिलेगा। लखनऊ से खबर के लिए ऐसे रिजल्ट